देखिए 10th हम लोग एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। आज की 1-2 क्लास थोड़ा हमारा एकदम बेसिक रहेगा। आप 10th में आपने स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। आप ध्यान से देखिए बस। शुरू में भी 1-2 लेक्चर आपको देखना है। शुरू में मुझे ये समझना है बस आपको कि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। मैं टोटल लैंग्वेज बाइलिंगुअल में बोलूँगा, हिंदी कभी बोलूँगा, कभी बीच में इंग्लिश बोलूँगा, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश बाइलिंगुअल बोलूँगा ताकि आप ईज़िली कम्फर्ट में रह पाएँ। क्योंकि जो पोर्शन मुझे पढ़ाना है, केमिस्ट्री या फिज़िक्स या मैथ, तीनों ये जो पोर्शन रहते हैं, उसमें एक पोर्शन मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसका नाम है केमिस्ट्री। तो ये तीनों सब्जेक्ट आपस में बहुत डिफिकल्ट है, या बायोलॉजी भी काफ़ी डिफिकल्ट है। तो इन चारों सब्जेक्ट के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी के लिए अगर कोई बच्चा ऐसा समझ रहा है कि लिटरेचर की तरह अगर इसको हम पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, किताबी कीड़ा बनने से कोई फायदा नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, हम बस रट्टा मार लेंगे, एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं होगा। तो अभी हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि हमने 10th में कुछ भी पढ़ा है या हमने 9th में कुछ भी पढ़ा है, 9th 10th में हमने कुछ पढ़ा है तो बहुत बढ़िया, नहीं पढ़ा है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। केमिस्ट्री में इसी तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो में भी उस टीचर जो उनकी पोर्शन पढ़ा रहे होंगे, उस पे काम करेंगे। हम बस केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। इन सारे सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो में हम इस पोर्शन को लेके केवल बात करेंगे। फिजिक्स, मैथ, बायो को उनके अलग टीचर हैं, वो इस पे अपना हिसाब से देख लेंगे। 9th 10th आपने पढ़ के आए हैं, बहुत अच्छा। अगर आपको नहीं भी आता है, तो मेरे सब्जेक्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। इसके बाद हम जब 11th का पोर्शन हमें बेसिकली देखना है और 11th 12th हम सीबीएसई के हिसाब से देखेंगे। तो हमारी स्ट्रेटेजी अभी ये है फिलहाल इन 2 पोर्शनों को लेते हुए कि हम पहले क्या करेंगे, सीबीएसई और प्लस हमें करना है जेईई या नीट की तैयारी। तो ज़रा मैं इधर समझाते चलूँ आपको इनके बारे में। हम अभी 11th के हिसाब से जो टॉपिक है, जैसे 11th में जब चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है तो वहाँ लिखा रहता है मूल कांसेप्ट, जिसका एनसीईआरटी में नाम है सम बेसिक कांसेप्ट। इस तरीके से लिखा होगा सम बेसिक कांसेप्ट। इसके बाद ये एक चैप्टर है। इसके बाद सेकंड चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम है। इसी तरीके से थर्ड चैप्टर का नाम है पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक टेबल नाम है। फोर्थ चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग, एटसेट्रा इस तरीके से लिखा हुआ। मान लेते हैं और भी बहुत सारा चैप्टर है, 36 चैप्टर है इंक्लूडिंग 2 इयर्स प्रोग्राम, लेकिन हम उसको छोड़ देंगे और बस हम ये एग्जाम्पल में हमने ले लिया। तो अभी हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि 11th की जो बैच शुरू होगी, मुझे ऐसा लगता है देखो ये बैच शुरू होगा जुलाई में आगे इस साल, क्योंकि अभी पेपर हुआ नहीं है, गवर्नमेंट ने कोई पेपर नहीं करा है, आप जानते हैं। अभी 10th का पेपर सीबीएसई का होगा और मुझे ऐसा लगता है कि मई के लास्ट तक पेपर होगा। जब मई में पेपर होगा तो जून में मई में पेपर होगा तो जून पूरा वीकेंड ऑफ रहता है, 2 वीक ऑफ रहता है गवर्नमेंट के हिसाब से। तो मुझे लगता है जुलाई के फर्स्ट सेशन में गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी होगी 11th को शुरू करने के लिए। तो अभी हमारे पास अप्रैल चल रहा है, देख लें आप, अप्रैल, मई और जून 3 मंथ है। तो हमारी स्ट्रेटेजी ये है 3 मंथ के हिसाब से 11th के कोर्सेज कुछ हम आगे कर लें। एक बार फिर से कह रहा हूँ, हम बेसिक से शुरू करेंगे और 11th के कुछ पोर्शन केमिस्ट्री में हम थोड़ा आगे कर लेंगे। तो जुलाई में जब हमारा 11th शुरू होगा तो हम उस बैच में सबसे आगे रहेंगे, स्मार्ट बन के रहेंगे। कुछ भी पढ़ाऊंगा मैं, आपको लगेगा ये तो पहले से पढ़ा हुआ है, तो एक बार रिवाइज भी हो जाएगा और स्कोर बोर्ड में आपके नंबर भी काफी अच्छे आएंगे। तो हमारी स्ट्रेटेजी भी यही है कि 9th 10th आपने पढ़ा नहीं पढ़ा कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत ईजी पोर्शन है। 11th 12th हम जो पोर्शन अभी शुरू किए उसमें हम सीबीएसई प्लस जेईई नीट की तैयारी करेंगे। अगर किसी बच्चे ने बोला जैसे एरोनॉटिक्स में जाना था, रिसर्च फील्ड में जाना है या किसी भी फील्ड में जाना है, उसका सबसे कंफर्ट फील यही है कि आप 11th 12th सीबीएसई प्लस जेईई नीट की तैयारी कर लें। अगर जेईई में है तो जेईई की तैयारी कर लें। जेईई मतलब इंजीनियरिंग, जेईई का सिंपल मतलब है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और नीट का मतलब है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। इनमें से किसी एक फील्ड को लेकर आप तैयारी अच्छे से कर लीजिए। तैयारी करने के बाद जो भी आपका ये पोर्शन है पूरा का पूरा अगर कवर हो जाता है तो आप पेपर देंगे तो इजीली सिक्योर हो जाएंगे, आप कहीं ना कहीं हो जाएंगे। ये केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स हैं जिसको हमने एग्जाम्पल में लिखा है, और भी बहुत सारे हैं उनको हमने छोड़ दिया है। तो अभी हमारी स्ट्रेटेजी यही है कि जुलाई के बिफोर बिफोर हम ये कुछ इनमें से कुछ चैप्टर अप्रोक्सीमेट 4 to 5 चैप्टर हम कवर कर लें स्लो मोशन के साथ, बहुत ही आराम आराम से, ताकि जब जुलाई में हमारा क्लासेस शुरू हो तो हम बहुत ही कंफर्ट फील करके सबसे ज्यादा स्कोर रखें, ताकि ये आपको, आपके घर वालों को और स्कूल वालों को बहुत अच्छा लगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? यस सर। यस सर। ओके, तो शुरू करें आज की क्लास। यस सर। यस। ठीक है, मेरी लैंग्वेज आपको समझ में आ पा रही है? यस सर। यस सर। हाँ, एक बात है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक में किसी भी वक्त लगे डाउट है, मेरा ये नंबर है, मैं थोड़ा पैरेलल यहाँ नंबर लिख देता हूँ। ये मेरा नंबर है 8588958863। सौरभ नाम है मेरा,
ठीक है। आप किसी भी बच्चे से स्कूल में पूछ सकते हैं, मैं शायद ऐसा बताएंगे कि ठीक ठाक पढ़ा लेते हैं तो किसी बच्चे से पूछ लीजिएगा। कभी किसी वक्त आपको कोई चैप्टर में डाउट आए तो आप मेरे से पूछिएगा, मैं तुरंत इंस्टेंट आंसर दूंगा, आंसर बिल्कुल मैच कर जाएगा। लेकिन अभी हमारी जो स्ट्रैटेजी है, मतलब हम लोग जिस पे काम करेंगे, बस स्ट्रैटेजी ये है, पहले हम कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे। जैसे आप मेरे से कोई क्वेश्चन पूछोगे तो मैं हमेशा ये प्लानिंग करता हूँ कि पहले मैं पढ़ा दूं, क्योंकि आंसर लेने से कोई फायदा तो है नहीं अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो। मेरे पढ़ाने के बाद आंसर आपको खुद ही आ जाएगा। फिर भी किसी बच्चे को अगर डाउट है, नहीं समझ में आता है, तो मैं उसको कहता हूँ कि आप मेरे से कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, मैं उसका आंसर बता दूँ। केमिस्ट्री में 9, 10th, 11, 12 बोर्ड और जेईई नीट में से कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है या किसी भी राइटर की बुक से लगता है, आप मेरे से कभी भी पूछेंगे, मैं आपको इजीली बताऊंगा और वहीं से आंसर आएगा और उतना ही आएगा जितना मैं बोलूंगा। तो आपको कभी लगता हो ड्यूरिंग चैप्टर में कि सर ये डाउट है, आप मेरे से पूछ लेना। ड्यूरिंग चैप्टर के बाद सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, कल की क्लास में करा दीजिएगा तो मैं वो भी करवा दूंगा। सर ये क्वेश्चन इंस्टेंट आंसर करके दीजिए तो मैं तुरंत से सॉल्व करके भी आपको दे दूंगा। ठीक है। आप मेरे से इंस्टेंट आंसर भी बोलेंगे तो मैं उसको सॉल्व करके आपको दे दूंगा। आप बिल्कुल इसके लिए परेशान ना हो। ठीक है। इसके बाद जब हमें नेक्स्ट आगे जो शुरू करना है उसमें थोड़ा सा हम बता दें आपको एक बात और। आपको कभी भी लगे कि एक बार शायद सर से पूछूं, सर बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे, या डाउट में रहेंगे, सर गुस्सा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप 9th में हम नहीं है कि मैं आपको थ्रेट करके पढ़ाऊं, डरा के धमका के इस तरीके से मैं पढ़ाऊं। ठीक है। तो आप इजीली कंफर्ट होके जब भी कोई टॉपिक लगता है कि आप समझ पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं, आप मेरे से किसी भी वक्त पूछ सकते हैं। जैसे मैंने मोल टॉपिक शुरू करा, मोल मान लेते शुरू करा मैंने और मैंने मोल पढ़ाया, उस बीच में कोई टॉपिक काफी आगे मैंने पढ़ा दिया है और पीछे का टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो कि सर जरा ये टॉपिक पर दोबारा बता दीजिए, मैं बता दूंगा। मैं इरिटेट नहीं होता हूँ। ये बात मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक या जिस बैच की या जो हम आगे अब तैयारी कर रहे हैं वो काफी डिफिकल्ट है, तो अपने मन से ये बात निकाल दें कि अगर कोई टीचर थ्रेट करके, डरा के, धमका के किसी तरीके से अगर पढ़ा रहा है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ये सब झूठ है। ठीक है। मैं थोड़ा इधर वो बात भी समझाते हुए लेकर आऊं, जरा देखो आप। 9th 10th में जरा प्लीज यहाँ देखेंगे, 9th और 10th में टोटल केमिस्ट्री में 10 चैप्टर है। 9th में 5 है, आप जानते हैं, 10th में 5 है। ये मुस्कान और गुरुचरण अपना अगर वीडियो ऑन नहीं करेंगे तो इनको बाहर कर दूंगा ग्रुप से। ठीक है। और अपने नाम के आगे दोनों बच्चे बात अच्छे से समझ लें, जो भी आपका नाम है, जैसे मान लेते हैं गुरचरण नाम है तो गुरचरण पूरा नाम लिखेगा और ऐसे लिखेगा आगे बीसी बैच, रिच कोर्स बैच, ताकि कल के डेट में कोई अगर आप लिंक होते हैं तो कोई हमारे साथ धोखा ना कर पाए, इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं, ब्रिज कोर्स बैच लिख देना चाहिए। ठीक है। एडिट करके लिख लीजिएगा। अब जरा यहाँ देखो, 9, 10 में टोटल 5 चैप्टर हैं, तो बच्चे को इधर कोई मुश्किल लगता नहीं है और रट्टा उट्टा मार के किसी तरीके से काम चला देता है। और 10th में अगर सीबीएसई से पढ़ रहा है तो 10 सीजीपीए आप जानते हैं इस तरीके से आता है, 10 सीजीपीए नंबर ले लेता है, या परसेंटेज में होगा तो 98 इस तरीके से, 99% इस तरीके से ले लेता है, और ग्रेड में होगा तो A+, A, इस तरीके से ग्रेड ऑक्यूपाई इजीली बच्चा कर लेता है, क्योंकि इधर कुछ भी मेहनत नहीं है। लेकिन अभी जो पोर्शन हम तैयारी करने वाले हैं बेसिकली वो 11th और 12th में है। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है जरा सब देखते चलते हैं, फिर हम शुरू करेंगे जो टॉपिक हमारा। बच्चा समझता है कि 12th बोर्ड की तैयारी करनी है, +1 +2 में आता है तो +1 में बिल्कुल बच्चा नहीं पढ़ता है, ऐसे सोचता है रेस्ट करना है, फर्स्ट ईयर इज रेस्ट ईयर ऐसा मान के चलता है, और सेकंड ईयर इज हार्ड ईयर या टफ ईयर ऐसा मान के चलता है। फर्स्ट ईयर में पूरा या 11th में पूरा रेस्ट करता है बच्चा, और सेकंड ईयर में मेहनत करता है। सेकंड ईयर में मेहनत का सेंस क्या है, बच्चा कहीं कोचिंग पकड़ लेता है और बोर्ड दे देता है, और बोर्ड दे देता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें नंबर तो आएंगे लेकिन उतने परसेंटेज नहीं आएंगे जितने आने चाहिए। अभी हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि हम पूरा 11th करेंगे, और 11th में भी हम सीबीएसई प्लस जो है कंपटीशन, कंपटीशन का सेंस क्या है, जेईई और नीट हम दोनों तैयारी करेंगे। तो अभी मेरी स्ट्रेटेजी क्या है एक बार दोबारा बोलता हूँ। 10th के आपके जो भी आपकी तैयारी रही है, आपको समझ में आया था 10th, बहुत बढ़िया, आपने 10th में पढ़ाई करी थी, बहुत अच्छा, नहीं किया था और भी अच्छा है, आपने 10th में कुछ भी पढ़ाई नहीं करी, बहुत अच्छा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी हम लोग सीबीएसई से शुरू करेंगे, मतलब ये टॉपिक 11 से, फिर वापस जब सीबीएसई में 12th में आएगा तो ये पोर्शन हम देखना शुरू करेंगे। ठीक है। तो अभी हमारा स्ट्रेटेजी क्या है, जैसे मान लेते हैं कि एक टॉपिक हमने शुरू करा, जैसे मान लेते हैं मोल। मोल जो है क्लास 9th में हल्का सा इंट्रोड्यूस है, मैं आपको बताऊं, मोल जो है 9th क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। तो अभी मोल एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से करेंगे, या कोई भी चैप्टर हम जीरो लेवल से करेंगे। जीरो लेवल से करते करते हम क्या करेंगे, पूरा सीबीएसई के सारे टॉपिक करेंगे। सीबीएसई मतलब जो एनसीईआरटी के सारे टॉपिक होंगे वो करेंगे। एनसीईआरटी के बाद
जो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए होंगे, प्रीवियस ईयर जो भी बोर्ड में क्वेश्चन आएगा इसको करेंगे हम। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और इन टेक्स्ट, आप जानते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये हम करेंगे। इसके बाद हम लोग जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और कुछ ओलंपियाड्स के क्वेश्चन करेंगे। आप जानते हैं भारत में 2 तरीके का ओलंपियाड है, नेशनल और इंटरनेशनल। 2 तरीके का ओलंपियाड्स इंडिया लेवल पे हम लोग होता है, आप जानते हैं, एग्जामिनेशन देते हैं। तो एक नेशनल ओलंपियाड है और एक इंटरनेशनल ओलंपियाड है। तो हमारी स्ट्रेटेजी भी यही है कि हम 11th के कोई चैप्टर को शुरू करेंगे और हम नेशनल और इंटरनेशनल ओलंपियाड या जेई नीट या बोर्ड के लिए हम काम करेंगे। तो ओवरऑल मैं जरा पूरी बात को एक जगह समझाता हूँ, उस पर जरा आप समझ लीजिए, फिर हम काम करते हैं। सबसे पहले मैंने बोला 9-10 आपको आता है, बहुत बढ़िया, नहीं आता है कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात मैंने बोला है कि 9-10 में नंबर लाना, परसेंटेज लाना, ग्रेड लाना, परसेंटाइल लाना बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है, इसमें कोई मेहनत नहीं है, इसमें कोई मेहनत नहीं होता है। 11th-12th में बहुत बड़ा सिलेबस है, इधर 5 चैप्टर था टोटल 10th में टोटल 5 चैप्टर था, 11th-12th में टोटल जो है 36 चैप्टर है। कितने हैं? 36 चैप्टर है। सेकंड बात ये, तो 11th-12th काफी डिफिकल्ट है, हम बहुत स्लो मोशन के साथ बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, रेगुलर पढ़ेंगे और बहुत ही स्लो मोशन में पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट मैंने आपको बोला है कि मेरे पढ़ाने के टाइम आपको कोई टॉपिक लगता है कि दोबारा पूछना चाहिए, नहीं समझ में आता है, तो आप मेरे से कभी भी बोल सकते हो, सर ये बता दीजिए, मैं उसे बता दूंगा, मैं इरिटेट नहीं होता हूँ और कभी आपसे कोई ब्रिकजिक नहीं करूंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। फोर्थ पॉइंट मैंने बोला मैं बाइलिंगुअल लैंग्वेज बोलूंगा ताकि आप इजीली समझ पाए, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। 6 नंबर बाद मैंने आपसे ये बोला है कि ड्यूरिंग लेक्चर्स कौन सी बुक लेनी है या हमें कौन सा बुक नहीं लेना है, तो मैं आपको ड्यूरिंग एक चैप्टर पढ़ाने के बाद आपको बोलूंगा, अभी मैं आपको कुछ भी नहीं बोलूंगा। 1 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं उसको आपको बताऊंगा, ये चैप्टर में ये बुक ले लीजिए, ये चैप्टर में ऐसे काम करना है, ऐसे पढ़ना है, आप उस पर काम कर लीजिए। 6 नंबर पॉइंट मैंने आपसे ये बोला है कि हम कोई भी चैप्टर 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, उसमें थोड़ा थ्योरी, थोड़ा न्यूमेरिकल्स, थोड़ा प्रीवियस के बोर्ड के क्वेश्चन, थोड़ा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, इन टेक्स्ट, प्रीवियस जेईई नीट के क्वेश्चन या वैसे आने वाले क्वेश्चन, ओलंपियाड्स के क्वेश्चन, ये सारे हम काम करेंगे। तो ओवरऑल जब हम इस तरीके से तैयारी करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा 11th और 12th अच्छे से तैयार हो पाएगा। एक बात ये, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, 11th में कुछ कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनका अगर किसी बच्चे ने खराब कर दिया तो 12th में कुछ चैप्टर उसके खराब हो जाएंगे। जैसे 11th में एक चैप्टर है आयनिक इक्विलिब्रियम, हमें आगे समझ में क्लासेस में आएगा, अगर हम उसको खराब कर देंगे क्लास 11th में, तो 12th में जब हम जाएंगे तो एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो पूरा हमारा खराब हो जाएगा। 11th में एक चैप्टर है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसका नाम है, अगर वो हमारा 11th में खराब हो जाएगा तो 12th में जब आएंगे चैप्टर हमारा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरा बुक है, सेकंड बुक, इतनी मोटी बुक है, वो पूरा का पूरा हमारा खराब हो जाएगा। 28 नंबर 70 में 28 नंबर बोर्ड में से वहीं से क्वेश्चन आते हैं, अप्रोक्सीमेट आप समझ सकते हैं कि 70 में 30 नंबर, या 28 में बोल रहा हूँ, 28 बोर्ड में आता है, तो 30 नंबर आपका 70 में चला जाएगा, ठीक है। तो मैं समझाना ये चाहता हूँ आपसे कि अगर आपको GOC1 तैयार नहीं रहा तो पूरा खराब होगा। इसी तरीके से और भी चैप्टर्स हैं, जैसे मोल कंसेप्ट अभी जो शुरू करेंगे, अगर ये 11 में खराब हो जाएगा तो 12th क्लास में 3 चैप्टर सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो और काइनेटिक्स, ये 3 चैप्टर आपके चले जाएंगे। तो कंक्लूजन इन पूरी बातों का ये है कि हम एकदम शुरू से पढ़ेंगे, बेसिक से, आपको जब भी दिक्कत आए आप मुझे इजीली बताना, सर ये प्रॉब्लम आ रहा है, इस पे हम कैसे काम करें। क्या ये बात आपको समझ में आ गया? अगर सबको समझ में आ गया है तो अपना रिस्पॉन्ड करना है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुरचरण जी आपको ठीक है, बहुत बढ़िया, और टाइम से आ जाना है, सबसे बड़ा काम ये है, ठीक है। और मैं बहुत हंसते हुए पढ़ाता हूँ, आप बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि मेरे को इरिटेटिंग लोग अच्छे नहीं लगते हैं, तो आप बिल्कुल कंफर्ट होके आए और आराम से पढ़ें। और सबसे बड़ा बात ये कि टाइम से आ जाया करें, ठीक है। अब शुरू करते हैं, जरा सा अपनी पोर्शन की ओर आते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, पहली बात मैंने आपको बताया कि हमारे पूरे कोर्स में जेई प्लस नीट, 2 अलग अलग पोर्शन है, जेई नीट अलग है, प्लस सीबीएसई मान लेते हैं, हमने ये पोर्शन शुरू कराया है। तो इसमें 2 पोर्शन है, एक जैसे एक पोर्शन है फिजिक्स, ऐसे ले लेते हैं, एक पोर्शन फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ और बायो, हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इस पोर्शन में भी मैंने आपसे बताया है कि केमिस्ट्री जरा सब शुरू करते हैं, इसके बारे में जरा देखते हैं। केमिस्ट्री 3 पार्ट में हमारे कोर्स में है, जब हम 9th में आते हैं तो कोई पार्ट ही दिखाई नहीं देता, वहां तो 5 चैप्टर हैं। पहले का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, दूसरे का नाम है मेटल नॉन मेटल, इसी तरीके से एक का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट, पीरियोडिक टेबल, कार्बोनेट्स कंपाउंड, खत्म। इसी तरीके से आप 4-5 चैप्टर देखेंगे तो खत्म हो जाएगा। लेकिन जब हम 11th-12th में आएंगे तो ये 3 पार्ट में हमारी केमिस्ट्री है। जैसे पहले पार्ट का नाम है फिजिकल केमिस्ट्री नाम, फिजिकल केमिस्ट्री नाम। दूसरे पार्ट का अगर हम बातचीत करेंगे तो इसका नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
दूसरे पार्ट का नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम है, और थर्ड पार्ट का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थर्ड पार्ट का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अभी हम लोग जो शुरू करने वाले हैं, ठीक है, इन 3 पोर्शन के बारे में थोड़ा हम लोग देखेंगे। पहले ये 3 पोर्शनों में क्या लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है कि घर पे हमें एक कॉपी बनानी है। जैसे मैं मान लेता हूँ कि अगर ये आपकी कॉपी है, एक ही कॉपी बनानी है, थोड़ी मोटी साइज की बनानी है। 9th 10th में स्कूल वाले कहते हैं, जरा ध्यान सुनना है, 9th 10th में स्कूल वाले कहते हैं कि आपको कैम्ब्रिज की कॉपी लेनी है, लेकिन अब ऐसा कोई रूल नहीं है। ये लोग पूछेंगे तो बोलना हाँ ले लिया, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। आप कोई भी मोटी कॉपी लेना, जैसे इतनी मोटी कॉपी लेंगे। और मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि क्योंकि 11th 12th काफी डिफिकल्ट है, तो थोड़ी मोटी कॉपी लेना है। और 3 कॉपी हम लेंगे, जैसे एक फिजिकल की कॉपी हम लेंगे इस तरीके से, एक ऑर्गेनिक की लेंगे और एक इनऑर्गेनिक की हम लेंगे। तो 3 हमें मोटी कॉपियां लेनी है, उसी कॉपी में रफ करना है, उसी कॉपी में फेयर करना है। जैसे अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसी कॉपी में आपको लिखना है, क्वेश्चन मैंने कराया तो उसी में करना है। अगर मैं कोई क्वेश्चन बोलूं तुरंत करने के लिए तो भी उसी में करना है आपको। सारा काम इसी कॉपी में करना है। अगर कोई कैलकुलेशन अगर आता है तो मान लेते हैं आपका ये पेज है, जरा प्लीज यहाँ देखेंगे। अगर ये पेज है कैलकुलेशन है, तो यही साइड में कैलकुलेशन करना है, या यहाँ साइड में ऊपर करना है, या यही साइड में यहाँ करना है। ऐसा इसलिए करना है ताकि हम जब दोबारा रिवीजन के लिए हम इसको ट्राई करें, तो रिवीजन के टाइम में हमें कॉपी के स्क्रीन पे ये इजीली दिखाई दे। जब स्क्रीन पे इजीली दिखाई देगा तो हम समझ पाएंगे कि हमने गलती पिछली बार में कहाँ से करा था। हम अगर कैलकुलेशन पिछले पेजेस पे करेंगे, लास्ट पेज पे कॉपी में करेंगे, तो हमें अपनी गलतियों को पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ गलती कर पा रहे हैं। तो कंक्लूजन ये है कि कॉपी के उसी पेज पे आपको कैलकुलेशन करना है। दूसरी बात मैंने आपसे बताया है कि उसी पेज पे आपको खुद ही न्यूमेरिकल करना है, खुद ही रिवीजन करना है, बार बार उस टॉपिक को देखना है। हम ऐसा कभी नहीं करेंगे कि एक रफ कॉपी बना लें, एक फेयर कॉपी बना लें, फिर घर पे जाके देखेंगे। हम साथ साथ करेंगे। जो फेयर में हम टाइम कंज्यूम करेंगे, उसे इसी कॉपी में हम रिवीजन में अपना यूटिलाइज कर सकते हैं। आप समझ पा रहे हैं? जैसे अगर हमने यहाँ पे एक बार रफ में लिखा, एक बार फेयर में लिखेंगे हम, तो इसी कॉपी को हम एक बार दोबारा यूटिलाइज कर सकते हैं। वो टाइम हमारा जो कंज्यूम हो रहा है हमारा बच जाएगा। अगर ये बात आपको समझ में आ गया हो तो जरा कि यस बात बताएंगे थोड़ा अपना। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अभी हमारी स्ट्रेटेजी ये है, मैंने आपको बताया है। 2 लोग लेट आए तो उनके बारे में मैं फिर से बोल दूं। अभी हमारी स्ट्रेटेजी है कि हम जुलाई के फर्स्ट वीक में, मुझे लगता है क्लास 11 सीबीएसई शुरू होगा। जुलाई से पहले सीबीएसई शुरू होने वाला नहीं है। तो हमारी स्ट्रेटेजी अभी ये है कि जुलाई में अगर शुरू होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अप्रैल, मई और जून, इधर के 3 मंथ में हम कम से कम 3 to 4 चैप्टर कवर कर लें। अगर हम 11th के 3 to 4 चैप्टर कवर कर लेंगे तो उस क्लास में अगर हम आते हैं तो बस हमें रिवीजन करना होगा, और उन बच्चों के कंपेयर में हमारे ज्यादा नंबर आएंगे। अधिक नंबर आएगा टेस्टों में, बोर्ड में, या किसी तरीके से पेपर में नंबर अगर अधिक आते हैं तो आपको तो बहुत खुशी होगी, आपकी पेरेंट को भी खुशी होगी, और इनफैक्ट स्कूल के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको भी किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे हैं। तो पहले हमें थोड़ा चैप्टर के बारे में लिख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हमारे कोर्स में है, जरा उनको पहले हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे। तो अभी थोड़ा हम लोग पहले फिजिकल केमिस्ट्री जरा शुरू करते हैं। आप पहले लिखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री, आप अपनी कॉपी में लिखना थोड़ा फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी क्लास 11 का खरीद लेना है। 2 बुक है, पार्ट 1 पार्ट 2, 2 बुक है। एनसीईआरटी दोनों खरीद लीजिएगा। एनसीईआरटी में कहीं ऐसा क्लासीफाई नहीं है कि ये फिजिकल है, कहीं क्लासीफाई नहीं है ये ऑर्गेनिक है, और कहीं क्लासीफाई नहीं है कि हमारा इनऑर्गेनिक है, लेकिन हम क्लासीफाई करके पढ़ेंगे। ठीक है, हम क्लासीफाई करके पढ़ेंगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है उसका नाम लिखना है आपको मोल कंसेप्ट। फर्स्ट चैप्टर का नाम है मोल कंसेप्ट। थोड़ा आप लिखते भी रहेंगे। फर्स्ट चैप्टर का नाम है मोल कंसेप्ट। एनसीईआरटी दोनों परचेस कर लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर का नाम है मोल कंसेप्ट। सेकंड चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम है, फिजिकल केमिस्ट्री में ये नाम है, ठीक है। इसके बाद थर्ड चैप्टर का नाम है, यहां देखिए, गैसियस स्टेट। एक बार जरा मेरी बात ध्यान से सुन लें, मैं फिर से बोल रहा हूं। अगर आप एनसीईआरटी जब खरीदेंगे तो उसमें थर्ड चैप्टर का नाम है पीरियोडिक टेबल। पहले पूरे लेक्चर में, आज, कल और परसों, इधर के 3 लेक्चर में हम समझेंगे हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, हम कैसे शुरू करेंगे कि हमें समझ में आए। 9th 10th में हमारा कैसा भी खराब रहा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सिलेक्शन के लिए हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये हम समझेंगे। 1-2 बार हम ये पूरी बात समझ जाएंगे और आप मेरी लैंग्वेज को, मैं बाइलिंगुअल बोल रहा हूँ, ये सब समझ जाओगे तो फिर ईजी हो जाएगा पढ़ाना, ठीक है। तो हमारा थर्ड चैप्टर है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, वहां पे लिखा हुआ है पीरियोडिक टेबल, लेकिन पीरियोडिक टेबल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो उसको अभी हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, उसे हम इनऑर्गेनिक में लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर हम गैस स्टेट लिखा हुआ है। इसके बाद गैस स्टेट के बाद एनसीईआरटी में एक चैप्टर है जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। ये लिखा हुआ है थर्मोडायनेमिक्स।
अब एक थर्मोडायनेमिक्स में प्रॉब्लम ये है कि एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 जो है, एनसीईआरटी के पार्ट 1 में एक ही चैप्टर है जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन जब इसको हम तैयारी अच्छे से करेंगे तो ये 2 चैप्टर है, इसका नाम है थर्मोकेमिस्ट्री। ये 2 चैप्टर यहाँ मिलकर बना हुआ है, जो एनसीईआरटी में एक चैप्टर है। क्लास 11th में 2 चैप्टर कंबाइन करके उसने एक चैप्टर बनाया है एनसीईआरटी में, जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन यहाँ पे ये 2 चैप्टर है। इसके बाद ये 2 चैप्टर मैंने आपसे बताया कि हम अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन एनसीईआरटी में एक लिखा हुआ है। इसके बाद एक चैप्टर क्लास 11 में लिखा हुआ है जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। मैं यहाँ लिख रहा हूँ इक्विलिब्रियम, और एक चैप्टर नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम। जरा इसमें भी देखो क्या प्रॉब्लम है। क्लास 11 की एनसीईआरटी में, फर्स्ट एनसीईआरटी में ये भी दोनों चैप्टर एक ही है। चैप्टर नंबर 7 ये लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 6 लिखा हुआ है। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी में बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो एक एक चैप्टर हैं, लेकिन हमारे पास आ गए 2-2 चैप्टर। तो एक बार मैं दोबारा बोलता हूँ, क्लास 11th में बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो एनसीईआरटी में केवल 1 चैप्टर है, लेकिन हमारे पास आके 2-2 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी में जब पार्ट 1 आप देखेंगे तो 2 चैप्टर वहां पे नहीं लिखा हुआ है, एक ही चैप्टर नाम है थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन यहाँ पे 2 है। वहां पे 7 नंबर चैप्टर केवल एक है जिसका नाम है इक्विलिब्रियम, जो यहाँ पे आके 2 है। मैं समझाना ये चाहता हूँ कि पूरी बात एक लाइन में कि एनसीईआरटी जो है विकिपीडिया का जिस्ट है। अगर कोई बच्चा सोचता है कि एनसीईआरटी इतनी पतली बुक है, इसको रट्टा मार ले और एग्जामिनेशन दे दे, तो अपने आप को बेवकूफ बना रहा है। वो देखने में बहुत पतला है लेकिन काफी मोटा बुक है। इतना पतला सा बुक है लेकिन वो काफी मोटा है। जब मैंने तैयारी करी थी अपने टाइम में, आपको बताऊं तो मेरा 9-10 कोई खास अच्छा तो रहा नहीं। मैं 10 सीजीपीए नंबर लेकर आ गया था और पता नहीं कैसे आया था। आप भी सच्चाई जानते हैं कि 9-10 में कैसे क्या हो जाता है और कैसे नंबर आ जाता है, इसमें कुछ छुपाने की बात नहीं है। ठीक है, और नंबर जब आते हैं तो घर वाले ऐसे बोलते हैं कि वाह बेटा तो बहुत अच्छा पढ़ रहा था, बेटी बहुत अच्छा पढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही हम +1 +2 में आते हैं तो नंबर जो है गिरने लगता है। तो एक बार जरा मैं इधर ये बात समझाना चाहता हूँ कि अगर किसी बच्चे का, जरा प्लीज ध्यान देखो, 10th में नंबर बहुत हाइक कर रहा है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 11th-12th में उसका नंबर हाइक करेगा। 11th-12th में नंबर जो होगा या तो डिक्रीज करेगा या धीरे धीरे हाइक करेगा। मैं जरा इन दोनों बातों को एक बार समझा दूं आपसे। 10th में सिलेबस बहुत छोटा है, हम जल्दी रट्टा मार लेते हैं और हमें समझ में आ जाता है, एग्जामिनेशन देते हैं, नंबर आ जाता है। तो 10th में बहुत नंबर आते थे, लेकिन 11th-12th में नंबर धीरे धीरे आएंगे, या तो बहुत ही कम आएगा या नहीं भी आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको होपलेस नहीं होना है कि सर नंबर तो आ ही नहीं रहे। 10th में तो 10 सीजीपीए लेकर आते थे, यहाँ 50% 40% नंबर आता है, तो हम क्या करें। मैं भी जब पढ़ता था तो शायद मेरे भी इससे भी गंदे नंबर आते होंगे। देखो झूठ तो बोलना नहीं चाहिए, वो टीचर बहुत बेवकूफ बनाता है जो आगे ऐसे बोले कि जब मैं पढ़ता था मेरे इतने नंबर आते थे। फालतू बातें हैं। जब मैंने भी तैयारी करी होंगी तो मेरे भी नंबर आते होंगे 50% से बिलो, 60%, 62% ऐसे आते होंगे। फिर धीरे 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 मैंने 2 साल इस पे कड़ी मेहनत करी होगी तो मेरा काफी अच्छा नंबर आया। ऐसे मेरे 12th में 98% रहे। ठीक है, तो लास्ट में वैसे ऊपर की स्कोर गया। ठीक है, तो सच्चाई यही है कि शुरू से मेहनत करते करते धीरे धीरे स्कोर आया था। ठीक है, तो ये हमारा फिजिकल का आयनिक इक्विलिब्रियम। फिर फिजिकल के कुछ और चैप्टर्स हैं, जरा उनको भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इसके बाद एक फिजिकल का एक और चैप्टर है जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन एक नाम है, ये एक चैप्टर है जिसका हम लोग नाम थोड़ा रखेंगे, एक और दूसरा नाम चेंज करके रखेंगे। ये मोल कंसेप्ट 2 इसका नाम हम रखेंगे। हम लोग इसका रखेंगे नाम मोल कंसेप्ट 2। चैप्टर नंबर जो भी है देख लेना। एक रेडॉक्स रिएक्शन लास्ट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री में, जिसका हम लोग नाम रखेंगे मोल कंसेप्ट 2 रखेंगे। कुछ और नाम हमने क्यों रखा है हम आपको समझाएंगे आगे, जब ये चैप्टर आएगा तो उसके बारे में हम बात करेंगे। हर चैप्टर को 0 लेवल से शुरू करेंगे, इतना इजी लेवल से कि आपने कभी कल्पना नहीं किया होगा, फिर धीरे धीरे स्कोर में हम अच्छा कर लेंगे। तो ये हमारा फिजिकल है। अब इनऑर्गेनिक भी जरा एक बार देखते हैं कि इनऑर्गेनिक में कौन कौन से चैप्टर होते हैं, जरा उनको एक बार पहले देखते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक होते हैं। जब हम इनऑर्गेनिक शुरू करेंगे, ये हम केवल 11th के बारे में बात कर रहे हैं, 12th के बारे में हम कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक का सबसे पहला चैप्टर हम देखेंगे, उसमें हम देखेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्लिक केमिस्ट्री। ये एनसीईआरटी में चैप्टर लिखा हुआ नहीं है, ये हम ऐसे ही पढ़ाएंगे आपको। जैसे एग्जांपल जरा बोर्ड पे देखें यहाँ पे प्लीज। जैसे किसी बच्चे ने देखा होगा कि NaCl का नाम होता है सोडियम क्लोराइड, तो मैं आपको बताऊंगा इस मॉलिक्यूल का नाम सोडियम क्लोराइड क्यों है। क्यों नहीं इस मॉलिक्यूल का नाम क्लोराइड सोडियम है, ऐसे क्यों नाम नहीं पड़ा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे एक एग्जांपल लिखा हुआ है PCl3, इसका नाम है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड नाम है, तो हमने इसका नाम ट्राइक्लोराइड फास्फोरस क्यों नहीं लिखा। हम ये सब एग्जांपल्स में इसमें धीरे धीरे देखेंगे।
मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जैसे इस मॉलिक्यूल का नाम या इस मॉलिक्यूल का नाम, ये तो आप थोड़ा बहुत ज्यादा सुनते हैं, क्लास 9-10 में आपने बहुत सुना होगा, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम ये क्लासों में देखेंगे कि कैसे पता चला इस मॉलिक्यूल का नाम सल्फ्यूरिक एसिड है, क्या रीजन था सल्फ्यूरिक एसिड होने का। ये हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंपाउंड में हम देखेंगे। ये सारी बातें 9-10 के टीचर को पढ़ाना चाहिए था, आपने पढ़ा होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं पढ़ा होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने आपसे बोला मैं एकदम शुरू से पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके बाद हम जब दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे उसका नाम है पीरियोडिक टेबल, इसका नाम है पीरियोडिक टेबल। थर्ड चैप्टर जो है थोड़ा काफी बड़ा है, इसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। क्लास 11th का सबसे बड़ा चैप्टर, हाथी जैसा चैप्टर एक यही है जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। आप समझ लें कि 350 से 400 पेज में चैप्टर खत्म होगा, ठीक है। क्लास 11th का सबसे बड़ा चैप्टर है ये केमिकल बॉन्डिंग, 350 से 400 पेज के आसपास में चैप्टर खत्म होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप जनरल कोटा से बिलोंग करते हैं, जनरल समझ कोटा अगर आपको पता होगा, अगर जनरल कोटा से अगर आप बिलोंग करते हैं और केमिकल बॉन्डिंग में अगर आपका ग्रिप है, हर साल जेई में यानी इंजीनियरिंग में और मेडिकल में यानी नीट में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। जेई में 25 क्वेश्चन आता है, 25 में 3 या 4 क्वेश्चन यही से आता है, तो इसी को तैयार करके जाएंगे तो 3-4 क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा। तो 21 क्वेश्चन पे और काम करना होता है। इस साल मैंने जिस बैच को पढ़ाया था, अगर आपकी स्कूल के किसी बच्चे को जानते होंगे आप, जैसे आर्ची या किसी और बच्चे को जानते होंगे जो +1 में पढ़ता होगा, तो आप उसे पता करना 22 क्वेश्चन जेई मेंस में मेरे क्लास नोट से मैच किए थे। जेई मेंस का भी पेपर चल रहा है, अगर आप जानते हो तो मैं आपको बताऊं, 22 क्वेश्चन हूबहू एविडेंस के साथ क्लास नोट्स में बिल्कुल मैच कर गए थे। मैं आपको एविडेंस के साथ जब क्लासेस धीरे धीरे हमारा रन करेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये नोट्स का ये क्वेश्चन वहां पे शेयर हुआ है और बिल्कुल वही क्वेश्चन, डाटा वही, कंटेंट वही, न्यूमेरिकली वैल्यू भी वही, सब कुछ उठाकर उन्होंने 22 क्वेश्चन एज इट इज आया हुआ था। इस बात का मतलब ये है कि अगर हम नोट्स को अच्छे से तैयारी करेंगे तो हम सेफ एंड सिक्योर इजीली एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर पाएंगे। इसके बाद एक चैप्टर में शुरू करेंगे, तो नाम है नेक्स्ट चैप्टर का नाम हाइड्रोजन, जो सबसे आसान चैप्टर है। ये 1 घंटे का चैप्टर है, पूरी एनसीईआरटी का सबसे छोटा चैप्टर है। केमिकल बॉन्डिंग को करने में हमें टोटल 65 डेज लगेंगे, सबसे बड़ा चैप्टर यही। इस पे ग्रिप जिसका बन गया, आप समझ लें 65 डेज लगता है इस पे ग्रिप बनने का मतलब है कि वो 100% स्कोर करेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। इसके बाद हाइड्रोजन के बाद हम शुरू करेंगे, एक टॉपिक है एस ब्लॉक, ये एस स्मॉल लेटर में लिखना है। फिर पी ब्लॉक, ये भी स्मॉल लेटर में हमें लिखना है। ये पी ब्लॉक, ये भी स्मॉल लेटर में लिखना है, ठीक है। एक बार मैं दोबारा जरा बोलता हूँ सारी बातों को। क्लास 11th में अगर किसी बच्चे का केमिकल बॉन्डिंग खराब हो जाएगा तो अच्छे से समझ लें इस बात को, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, ये 2 चैप्टर अगर खराब होगा तो क्या नुकसान होगा मैं आपको बता दूं। ये एस ब्लॉक चला जाएगा, पी ब्लॉक चला जाएगा, क्लास 12th में अगेन पी ब्लॉक है, क्लास 12th में अगेन पी ब्लॉक है, ठीक है। वेट करेंगे जरा, एक बच्ची ठीक है। क्लास 12th में एक और पी ब्लॉक है, ये भी आपका पूरा का पूरा खराब होगा। और क्लास 12th में ही डी एंड एफ ब्लॉक है, ये भी पूरा आपका खराब होगा। श्रेया ये आपका क्लास नहीं है, ये न्यू बैच अभी हमने शुरू करा है। ओके सर। डी एंड एफ ब्लॉक खराब होगा, फिर इसके बाद मेटलर्जी खराब होगा, इसके बाद कॉम्प्लेक्स कंपाउंड खराब होगा। इतने सारे चैप्टर चले जाएंगे। क्लास 12th में ये टोटल 18 मार्क्स के आते हैं, ये जो पोर्शन लिखा हुआ है ये पूरा 18 मार्क्स का आता है। और प्रॉब्लम ये है कि जिसका पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग खराब हो जाएगा, ये सारे चैप्टर खराब हो जाएंगे। पहले मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, ये अच्छा क्यों करना है, ये अच्छा क्यों करना है, नहीं करने से नुकसान क्या होगा, ये सब हम समझ लें। इसी तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चैप्टर जैसे जैसे आएगा उसके बारे में हम धीरे धीरे वैसे वैसे थोड़ा बातचीत हम करेंगे। इसके बाद थोड़ा ऑर्गेनिक्स को जरा हम शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक को भी जरा सा देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक के कौन कौन से चैप्टर होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक के बारे में हम जरा बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन और आईयूपीएससी, इंट्रोडक्शन आईयूपीएससी, ये दोनों चैप्टर एक ही है, ये दोनों चैप्टर एक ही है। फिर हम दूसरा चैप्टर देखेंगे, इसका नाम है आइसोमेरिज्म, जो काफी इंपॉर्टेंट है, समझ लें आप, बहुत बड़ा मतलब टॉपिक है ये भी। थर्ड हम देखेंगे जीओसी 1, जीओसी 1 का नाम होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थर्ड चैप्टर का नाम है जीओसी 1 जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फोर्थ जरा प्लीज यहाँ देखेंगे, फोर्थ का नाम होता है जीओसी 2, सेम नाम है आप जानते हैं।
ये दो चैप्टर GOC1 GOC2, 5 नंबर चैप्टर का नाम है टॉटोमेरिज्म। ये भी GOC का ही पार्ट है, ये भी GOC का ही पार्ट है। ये GOC1 GOC2 और इसमें हमने नाम नहीं रखा है, इसमें हमने कोई नाम नहीं रखा है। ये तीनों चैप्टर एक ही ऑर्गन के पार्ट हैं जिसका नाम है GOC। GOC मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 3 चैप्टर अगर आपके खराब हो जाएंगे, आप 12th की सेकंड बुक पूरा खराब कर बैठोगे, ध्यान रखना है। ये 3 चैप्टर आपके खराब हो जाएंगे, 12th के सेकंड बुक टोटल आपके खराब हो जाएंगे। इसके बाद हम 5 चैप्टर बाद जो 6 चैप्टर हम करेंगे, जो 6 चैप्टर हम लोग करेंगे उसका नाम है, जो 6 नंबर चैप्टर है उसका नाम है स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन एंड POC, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 एंड 2। लेबोरेटरी में बहुत सारे बच्चे जाते हैं स्कूल में, लैब में आपको लेके जाएंगे, बहुत सारे टीचर हैं, जिसमें लिखा हुआ स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन एंड POC, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 एंड 2। तो आपको प्रैक्टिकल मैं यहीं पे करवा दूंगा कि कैसे पता चलेगा क्या आंसर आएगा नहीं आएगा। हम थ्योरेटिकल यहीं पे अच्छे से तैयार कर लेंगे ताकि जब हम लैब में जाएं तो हमें समझ में आए। तो कंक्लूजन पूरी बात ऐसा है कि 9th 10th में केमिस्ट्री कितनी सी बुक है, कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे आके 3 पोर्शन हो जाएंगे, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। एक ये फिजिकल के हमने कुछ चैप्टर्स लिख रखे हैं केवल 11th वाले, इनऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर लिख रखे हैं केवल 11th वाले, और 11th के कुछ चैप्टर हमने ऑर्गेनिक के लिख रखे हैं केवल 11th वाले। 12th वाले हमने छोड़ दिए हैं क्योंकि अभी हमारे सिलेबस में है नहीं, अभी हम पढ़ नहीं रहे, तो उसमें हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। इसके बाद मैंने आपको समझाया है कि मेरा बस 2 ही काम है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ। पहला काम है पढ़ाना पढ़ाना पढ़ाना, एक काम तो ये। दूसरा बड़ा काम ये है कि बच्चों को समझना कि कोई बच्चा कहाँ गलती कर रहा है। जैसे आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपने कहाँ गलती करी है, मेरा काम है बस वो देखना। लेकिन आपका काम 2 है, पहला पढ़ना और दूसरा बड़ा काम ये है कि कोई टॉपिक आपको लगता है समझ में नहीं आया है, या कोई टॉपिक लग रहा है कि इसको सर ने पढ़ा दिया, लेकिन दोबारा पूछ लेना चाहिए। आप कभी भी किसी वक्त पूछेंगे, ड्यूरिंग लेक्चर पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा है। मैं आपको बताऊंगा, मैं इरिटेट नहीं होऊंगा। ये बात मैं आपको बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आप अपने मन से बिल्कुल डर निकाल दें, और हमें मेरे से डरने की आपको कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल कंफर्ट होके जो भी लेक्चर होगा उसको धीरे धीरे हम काम करें। अगर इतनी पूरी बात आपको समझ में आ गया हो तो फिर आप अपना रिप्लाई देंगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हम लोग शुरू करेंगे मोल कंसेप्ट। कौन सा चैप्टर भी शुरू करने वाले हैं? मोल कंसेप्ट हम लोग शुरू करेंगे। ये वेट करना है जरा 1 मिनट। वेट करेंगे। देखिए, अभी हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में शुरू करेंगे चैप्टर जिसका नाम है मोल कंसेप्ट। ठीक है, तो आपको मैंने बताया 3 कॉपी बनाना है, ठीक है, और एक कॉपी पे भी हम काम करेंगे जिसका नाम है मोल कंसेप्ट। हमारी स्ट्रेटेजी ये है, जरा एक बार दोबारा सुन लें, कि हम फिजिकल में 2 चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, 2 चैप्टर कंटिन्यू फिजिकल में करेंगे, फिर इसके बाद हम रुक जाएंगे। ठीक है, फिर हम लोग इनऑर्गेनिक में आगे एक चैप्टर करेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे कि हम 2 चैप्टर फिजिकल में कर लेंगे तो कवर हो जाएगा, फिर हम जैसे ही इनऑर्गेनिक करेंगे तो आपको फिजिकल को रिवीजन करने का टाइम आपको मिल जाएगा, फिजिकल को रिवाइज करने का आपको टाइम मिल जाएगा। तो 2 चैप्टर हम फिजिकल पे काम करेंगे, फिर इनऑर्गेनिक पे काम करेंगे, फिर वापस आके जब हम फिजिकल करेंगे तो आपको इनऑर्गेनिक को घर पे रिवाइज करने का टाइम मिल जाएगा। हम एक बार में सब नहीं कर सकते हैं, वो कोई टीचर ऐसे बोलता है ये पढ़ लो ये पढ़ लो, तो कई बार ऐसा होता है, मैंने अपनी लाइफ में देखा है। अभी तो आप बहुत ही छोटे हैं मेरे से, अप्रोक्सीमेट मुझे लगता है कि 13 साल छोटे होंगे, 13 साल से नीचे छोटे तो होंगे ही नहीं कम से कम। तो जब मैंने तैयारी करी थी, मैं आपको बताऊं, कई बार ऐसा होता है, या अभी भी मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी में हूँ, आपको बताऊं मेरा भी कुछ दिन बाद अभी थोड़ा मेरा इंटरव्यू है, तो मैंने ऐसा देखा है कि कई बार बच्चे समझते हैं कि ये हो गया ये हो गया ये हो गया, और पता चलता है आफ्टर एग्जाम ये क्या हो गया। समझ रहे हैं आप? तो ये सारी बातें भी हैं कि पहले बिफोर एग्जामिनेशन लगता है ये हो गया ये हो गया ये हो गया, और आफ्टर एग्जामिनेशन ये क्या हो गया। तो ये क्या हो गया उससे बचने के लिए तरीका यही है कि हम धीरे धीरे बढ़ेंगे, और जितना हो जाए उतना ही कंटेंट अच्छे से हम रिवाइज करेंगे और अच्छे से याद रखेंगे। मैं ये सारी बातें एकदम ऐसे ही पढ़ाऊंगा ताकि एकदम कंफर्ट होकर आप समझ पाए। ठीक है, तो अभी हम फिजिकल में शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है मोल। अब मोल के बारे में जरा हम देखना चाहते हैं कि मोल क्या है।
मोल क्या है, इस मोल को जरा वर्ड देखते हैं। मोल बस एक इतना वर्ड है बस, जैसे हम दुकानों पे जाते हैं और दुकानों पे जाके हम बोलेंगे, दुकानों पर हम ऐसे बोलते हैं कि 2 मीटर में कपड़ा देना, इस तरीके से हम बोलते हैं 2 मीटर में कपड़ा देना, तो 2 मीटर वो कैंची लेता है और कपड़े काट वगैरह दे देता है और हमें दे देता है, पैसे ले लेता है। फिर हम किसी मस्टर्ड ऑयल वगैरह लेने जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं भैया 1 लीटर ऑयल दे देना। मिल्क लेने जाते हैं तो बोलते हैं 1 लीटर मिल्क दे देना। पंजाब में तो ऐसे बोलते हैं किलो मिल्क, या जो भी बोलते हैं, मैंने देखा है वो तो लीटर यूज ही नहीं करते, किलो या कल्लो बोलते हैं। ऐसे मैं एक बार 2 बार गया हूँ लेने, तो मैं देखता हूँ अच्छा है, अपना अपना वो है। लेकिन आप जानते हैं कि लीटर इंट्रोड्यूस करते हैं। आप अगर इसके अलावा जो है केले वगैरह, बनाना वगैरह लेने जाते हैं तो उसके लिए वो डजन यूज करता है। अगर एप्पल वगैरह लेने जाते हैं तो उसके लिए केजी वगैरह यूज करता है। तो इन तमाम बातों को पढ़ के या जान के बाद पता चल रहा है कि हर के लिए एक यूनिट है, एक मेजरमेंट करने के लिए एक यूनिट हमने डिफाइन कर दिया है। जैसे 1 केजी, और 1 केजी की जो वैल्यू होती है 1000 ग्राम होता है। इसी तरीके से हमने डजन मतलब 12 पीसेस होते हैं, सबके लिए हमने यूनिट बना रखा है। इसीलिए कोई भी एलिमेंट होगा, सेम ऐसा ही कोई भी एलिमेंट होगा, 118 एलिमेंट है, हम धीरे धीरे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो 118 एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए एक वर्ड हमने इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है मोल। उस मोल की भी कोई वैल्यू होगी। मोल क्या है? मोल एक स्मॉलेस्ट, आपको कुछ भी नोट्स में लिखना नहीं है, जब लिखना होगा मैं खुद बताऊंगा अभी। मोल का बस इतना मतलब है कि मोल एक यूनिट है जो एलिमेंट के लिए डिफाइन करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी, जैसे हमने डजन मतलब 12 पीसेस, केजी मतलब 1000 ग्राम, यानी सभी के लिए एक यूनिट है। उसी तरीके से मोल का भी यूनिट होता है, और उस मोल का जो यूनिट होता है वो कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। किसी बुक्स में 6.022 इंटू 10⁻23 लिखा होगा। आपको नोट्स में कुछ भी लिखना नहीं है, सब फालतू है, ये सब रफ है। हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे, अभी 1-2 मिनट आएंगे, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये मोल की कोई वैल्यू है। 1 मोल इक्वल टू इतना, जैसे 1 केजी इक्वल टू इतना, 1 डजन मतलब इतना, जो भी वैल्यू होगा उसी तरीके से 1 मोल का मतलब है इतनी वैल्यू। ठीक है, क्या आपको पूरी बात समझ में आ गया? यस यस सर। सर। तो कल से हम लोग क्लासेस शुरू करेंगे। आप लोग 9:30 शार्प आ जाया करिएगा, ठीक है? मैं टाइम का बहुत पंक्चुअल रहता हूँ किसी भी काम में, ठीक है? अगर मैं कभी लेट हुआ तो स्कूल का कोई काम होगा या कुछ रह गया होगा मेरे को प्रेशर, इसलिए मैं लेट हो जाता हूँ। अदरवाइज मैं टाइम का बहुत पंक्चुअल हूँ। मैं मानता हूँ जो इंसान अपनी लाइफ में टाइम का पंक्चुअल ना हो और कम से कम अपने टीचर और अपने माँ बाप की इज्जत ना करता हो, वो जीवन में कितना आगे जाएगा उसको 5 साल बाद समझ में आता है। ठीक है, मैंने बहुतों को देखा है अपनी लाइफ में, कुछ को पढ़ाते हुए 11 साल हो गए मेरे को पढ़ाते हुए, तो पढ़ाते हुए भी देखा है, और अपने घर में अपने छोटे भाइयों बहनों को भी देखा है कितना मेहनत करते हैं और कौन कितना आगे जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपसे कि अगर अभी तक आप सीरियस नहीं थे तो अब आप थोड़ा सीरियस हो जाइएगा, और हम लोग कल से 9:30 शार्प शुरू करेंगे, और एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, फिजिकल मोल कंसेप्ट करेंगे। ठीक है, ओके? ओके सर। ओके सर। मेरी पूरी बात आज आपको समझ में आई? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो कल हम लोग शार्प शुरू करते हैं। आज के लिए थैंक यू सो मच।